श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज आपसे एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने आप में एक कर्मठ और आम लोगों के हित में काम में लगे रहते हैं। मैं निजी तौर पर जानता हूं कि एक बहुत अच्छे ओहदे पर सरकारी अफसर होते हुए भी सोच ऐसी रखते हैं कि जहां आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर सकें, उनकी समस्याओं का हल कर सकें। ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। साथियों, मिस्टर रोहेला, जो कि सुपरडेंट इंजीनियर की पोस्ट पर इस समय गुड़गांव में प्रतिष्ठित हैं, और जब कभी भी हमारा प्रयास रहा है आपसे मिलने का, मुझे हमेशा यही लगा कि इनकी व्यस्तता में से इनसे समय लेना आसान बात नहीं है, लेकिन आज हम गुजारिश करके इनके पास पहुंचे हैं और आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय हमें निकाल के हमारे साथ 1-to-1 बात करने के लिए बैठे हैं। रोहेला साहब, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया मुझे आपके साथ रूबरू होकर कुछ अपनी बातें शेयर करने। यस। रोहेला साहब, अपने श्रोताओं के लिए पहले मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप जिस पोस्ट पर हैं, कहाँ से आपने अपना कैरियर शुरू किया और आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बीच में कितने कैडर्स हैं जो आपने क्रॉस किए और यहाँ तक पहुँचे। जी, अगर मैं कैरियर की बात करूं या मैं अपनी लाइफ के स्टार्ट की बात करूं, आप जहां से चाहें, जहां से मुझे याद है, हाँ, तो ज्यादा बेहतर होगा। यस। मैं अगर अपना, क्योंकि कैरियर वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहां से आप एजुकेशन में एंटर करते हो। यस, कैरियर तो वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एजुकेशन का अगर मैं सवाल करूं तो एजुकेशन मेरी एक ऐसी जगह से मैं यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा हूँ जहाँ से मुश्किल से ही कोई पहुँच पाया है। यस। मैं एक छोटे से गांव, पलवल डिस्ट्रिक्ट के छोटा सा गांव डाडो था। ओके। वहाँ जहाँ उस वक्त भी प्राइमरी स्कूल था सरकारी, और आज भी प्राइमरी सरकारी स्कूल है। ओके। तो आप इससे समझ सकते हो कि पढ़ाई में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है जिससे स्कूल बड़ा होता। यस। तो उस गांव से मैं एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ के हिंदी मीडियम से, फिर उसके बाद मैंने 5 साल अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से प्राप्त करने के बाद अगले फिर 5 साल मुझे अपनी जो मेरी सेकेंडरी एजुकेशन थी, दैट इज़ फ्रॉम 6th to 10th, वो मैंने गांव से भी करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव जहाँ पे हाई स्कूल था उस वक्त। ओके। 1978। ओके। तो वहाँ पे मैंने जाके अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी सेकेंडरी। राइट। मुझे 6 किलोमीटर डेली गांव से वहाँ जाना पैदल। यस। और पैदल ही वापस आना। राइट। इसके अलावा गांव की बैकग्राउंड में मैंने पढ़ाई लिखाई की, तो आप समझ सकते हैं कि गांव में कितना आपके काम कितने होते हैं। जी। अब पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई को तो काम ही नहीं समझते गाँव। यस। काम तो कोई दूसरे ही समझते हैं, जो घर का काम है वो काम को उसको मानते हैं, पढ़ाई को काम नहीं मानते। बिल्कुल। खेल को भी नहीं मानते थे, खेल तो बर्बादी का ये मानते थे उस वक्त। बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने अपना ये संघर्ष स्टार्ट किया। मेरे पिताजी, इसके जो मेरे को मोटिवेशन जितनी भी आई है, जो मार्गदर्शन किया, वो उसका सारा श्रेय पिताजी को जाता है और उसकी सपोर्ट जाती है मेरी माँ को। ओके। उन्होंने हर स्टेप पे, क्योंकि वो अनपढ़ थी, लेकिन उनको पता था कि मेरे पिताजी अगर पढ़ाई के लिए कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही जैसा दे रहे होंगे।
और क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं पढ़े थे, वो 8th क्लास तक पढ़े थे। ठीक। लेकिन उस टाइम 8th क्लास भी काफ़ी मानते थे जी। तो उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक ही बात सिखाई कि पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तरक्की का। ठीक। कोई भी रास्ता नहीं है, आप वो इसी बात को उनका ध्यान रखता था। राइट। और मैं पढ़ाई से, आप अगर स्टार्ट करते हैं जिस वक्त हम पढ़ाई, तो ये मान के चलो पढ़ाई से मुश्किल कोई चीज़ भी नहीं है। ठीक है। हम हाथ के काम को कोई और काम करना तो इजी समझते हैं। यस। पढ़ाई को हम मुश्किल समझते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो हमने मुश्किल रास्ता ही चुना। हमें पता था कि ये मुश्किल है तो कुछ ना कुछ इसमें दम होगा तभी। ठीक। और इसके लिए जब बार बार कह रहे हैं तो चलो, एनीवे मैंने एक जर्नी आपको बताई कि भी वहाँ से मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ से फिर मैंने 10th मैंने घोड़ी गांव है, अच्छा, पलवल के पास ही है, वहाँ से मैंने 10th की। 10th के बाद मेरे को अपने पलवल GGD कॉलेज, उसमें मैंने 11th में एडमिशन लिया। ओके। फिर मेरे को चॉइस का एक मौका मिला, पिताजी ने कहा कि भी साइंस साइड लेनी है, क्योंकि साइंस, आर्ट और कॉमर्स ये 3 ही साइड थी। राइट। तो साइंस लेनी है। मुझे नहीं पता था साइंस क्यों लेनी है, नहीं पता था, बट कह रहे हैं कुछ अच्छा ही होगा तो ले। राइट। साइंस ले ली। साइंस में हमने मेहनत की और नॉन मेडिकल ली। तो दौरान पढ़ाई के ही, जब 11th 12th के एजुकेशन के दौरान ही मुझे ये पता लगा कि इंजीनियरिंग कोई चीज़ होती है। ठीक है। और इंजीनियरिंग करने के बाद हम किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं अपने मुकाम पर। तो मैंने फिर इंजीनियरिंग की तरफ मेरा ध्यान गया और मैंने उसी एंगल से प्री इंजीनियरिंग में मैंने 12th में एडमिशन लिया। प्री इंजीनियरिंग होती थी उस वक्त, प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग की तैयारी की। राइट। मैंने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया और नंबर अच्छे थे तो मेरे को कुरुक्षेत्र एक हमारा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था, वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट टू IITs। यस, कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र। यस। तो ये इसमें एडमिशन उस टाइम सपना ही होता था। यस। IIT फर्स्ट सपना IIT था, नेक्स्ट REC। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे एडमिशन मिला। एडमिशन में मेरे को ऑप्शन मिली, आपको जो ब्रांच चाहिए वो मिलेगी। तो मैं आई ऑप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके। और मुझे एडमिशन ले लिया। बैकग्राउंड जमींदार वाली बैकग्राउंड थी, बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड नहीं थी। हैंड टू माउथ ही होते हैं गांव में। ठीक है। खेत कूतों में कितना बचत होती है आपको बताइए। तो उस टाइट एक फाइनेंशियल अपने सिस्टम में से निकल के फिर उन्होंने दूसरे भाई बहन है उनका भी करना है, शादी ब्याह भी करने हैं, बात चीत भी करने होते हैं। तो साथ साथ उन्होंने मेरे को कहा कि भी आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है। हम पैसे कहीं से लाएं। ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है। और आप जितना मैक्सिमम हो सके आपने पढ़ते ही जाना है, नौकरी के बारे में सोचने भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये उन्होंने मुझे शुरू से ये उनकी डायरेक्शन थी। ठीक है। तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग से मेरी बीटेक कंप्लीट होगी 1990 में। ओके। 90 में बीटेक कंप्लीट होते ही पिताजी ने कहा कि एमटेक करनी है, एमटेक में एडमिशन लो। तो उस टाइम एक गेट एग्जाम होता था, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अच्छा। तो वो क्वालिफाई करने के बाद आप एमटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप देगी गवर्नमेंट। ओके। और उस वक्त 90 में स्कॉलरशिप था 1800 रुपये पर मंथ। ओके। मैंने गेट का एग्जाम दिया, मेरे को गेट का अच्छा परसेंटाइल मेरा आया और मैंने एडमिशन के लिए ट्राई किया तो मुझे IIT दिल्ली में एमटेक में एडमिशन लिया। ठीक। मैंने IIT दिल्ली में एमटेक में एडमिशन ले लिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। और वहाँ से फिर मैंने 92 में मेरी एमटेक कंप्लीट हो गई। ओके। रोहिला साहब, आप एक बात देखें, हमारे बुजुर्ग आपके फादर साहब कितना फार साइटेडनेस रखते थे कि अपनी कोई एजुकेशन बैकग्राउंड ना होते हुए भी उन्होंने हमेशा आपको पुश किया कि आपने एजुकेशन में रुकना नहीं है, जहां तक आप चाहो आप पढ़ो और आपको पूरा बैकअप मिले। नहीं, इस बात के लिए देखो उनको सल्यूट है कि वो उन्होंने उनकी सोच क्या थी। एग्जैक्टली। इतना दूर का सोच रहे थे कि भाई उन्होंने शुरू में कह दिया कि पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ऊपर पहुंचने का। बिल्कुल ठीक है। यस। तो और ये ऐसी पते की बात है जो आज भी उतनी ही सच है जितनी उन दिनों में। देयर इज नो शॉर्टकट। यस, नो शॉर्टकट। तो वो उन्होंने फंडा क्लियर कर दिया था, हम उस दिशा में लग गए। बस
हमने कहा सारे बैरियर्स को तोड़ के अपना चलेंगे, इसी के रास्ते चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा ही बताएंगे माँ बाप को, यस, नहीं बताएंगे डेफिनेटली। तो वो हम चलते रहे। मैंने एमटेक भी कंप्लीट कर ली सक्सेसफुली ओके। इन टाइम। ड्यूरिंग एमटेक मेरे को ऑफर मिला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एज लेक्चरर। अच्छा। तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। हाँ। और मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। ओके, एज ए लेक्चरर। एज ए लेक्चरर। ओके। इसी पीरियड में फाइनल ईयर ऑफ एमटेक में मेरे को कैंपस में जो हमारे पास प्लेसमेंट जो होती थी उसमें कई लोग आए। तो उनमें वन ऑफ द कंपनी वाज इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। ओके। दैट वाज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। ओके। लेकिन उसकी सिलेक्शन में मैंने उनसे एक्सटेंशन मांग ली कि मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ ज्वाइन कर लिया। इसमें एक चीज़ और मैं बीच में ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैं एमटेक कर रहा था तो क्योंकि मुझे पता है कि भाई घर में फाइनेंशियल जो बैकअप है वो दैट इज नॉट दैट मच कि भी मैं बहुत कंफर्टेबली सब कर रहा हूँ। आई नो भी घर वाले मुझे नहीं कह रहे कुछ, बट मैं आई नो भी क्या है। तो मुझे एक मौका और मिला कि भाई मैंने पता किया कि ये जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसमें इवनिंग क्लासेज होती हैं। ओके। जो लोग सर्विंग लोग हैं डिप्लोमा करके जो सर्व कर रहे हैं चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट में, उनकी इवनिंग में क्लासेज होती थी उनको डिग्री करने के लिए। अच्छा। वो उस क्लासेज के लिए मैंने कहा यार मैं तो दिन में तो मेरे पढ़ के शाम को ये इवनिंग क्लासेज ले सकता हूँ। ठीक है। वो एक क्लास का 100 रुपये मिलता था। ओके। और वीक में मैक्सिमम एक दिन में 2 मैक्सिमम लेक्चर ले सकते थे आप, और वीक में 2 दिन आप ले सकते थे। ओके। ओके। मतलब 4 क्लास हो गई हफ्ते की। ओके। 4 चौक 16। ओके। पूरे महीने की 16 हो गए। 16 का मतलब है 1600 रुपये और आपको राइट मिल गए एडिशनल इनकम। हाँ। यस। तो एडिशनल इनकम 1600 होगी, 1800 को होगी। तो आपके हैंडसम अमाउंट आ गई आपके हाथ में। आपका मैस बिल सब निकल गया। प्लस घर वालों को भी कोई जरूरत बताओ भी तो मैं भी दे दूँ। राइट। उस एंगल से मैंने किया जी। और हाँ, एक चीज और मिस होगी ड्यूरिंग मारी बीटेक जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक जो हमारा नवरत्न कंपनियों में से है, वो ऑल ओवर इंडिया जो नीडी बच्चे होते थे उनका एक स्कॉलरशिप देती। अच्छा। उनमें वो सभी से कॉल एप्लीकेशंस कॉल करते थे जी, और उनकी मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट करते थे 25 बच्चे थ्रू आउट इंडिया। ओके। मैंने उसमें भी अप्लाई किया। अच्छा। और आई वाज गॉट सिलेक्टेड। ओके। तो मुझे 750 रुपये महीने मेरे बीटेक के सेकंड ईयर से ही मिलने चाहिए। गॉड हेल्प those who help themselves। तो ये मेरे जो बीटेक के मेरा जो पीरियड था वहीं से मेरे को कंफर्टेबल कर दिया परमात्मा ने कि भाई आप को पैसे की जरूरत है, आपकी हम जरूर मदद करें क्योंकि आप चाहते हो कुछ करना। और वो मुझे दिया। तो इला साहब, मैं एक बात कहा करता हूँ कि जिंदगी में जितनी भी बड़ी से बड़ी उड़ानें हैं वो परों से नहीं हौसलों से हुआ। हौसलों से, बिल्कुल। और आपने ये हौसला बनाए रखा, बहुत बड़ी बात जी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एमटेक एंड आई जॉइंड देयर दैट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ एज लेक्चरर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। यस। तो जो अभी AS चावला जी हैं अपने ADGP, हाँ, हम दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया। ओके। लेक्चर। ओके। इकट्ठे एक ही डिपार्टमेंट में रहे। हाँ, मुझे भी उनसे मिलने का एक हुआ। अच्छे ऑफिसर हैं वो। बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। A good name in police department। बिल्कुल। वो इंसानियत भी है उनके अंदर और ऑफिसर ही। बिल्कुल ठीक। दोनों चीजों कॉम्बिनेशन है। उसके बाद फिर मैंने जब यहाँ से मेरा जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज वाला था वो मैंने आई रिजाइन फ्रॉम देयर। ओके। एंड आई ज्वाइंड एट इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री एट रायबरेली। ओके। मुझे पोस्टिंग मिली रायबरेली। ओके। इन द मीन टाइम मेरी शादी हो गई। राइट। मेरी लव मैरिज थी। मेरी वाइफ भी इंजीनियर है, वो भी अपना REC कुरुक्षेत्र से पास आउट थे। 2 साल जूनियर थी मेरे से। ओके। तो शादी होगी तो उनके भी कैंपस में ITI आई थी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ठीक। उनको भी सिलेक्ट कर दिया। वेरी गुड।
तो हम दोनों एक ही जगह पे प्लेस। वेरी गुड, वेरी गुड। वहाँ हमने So God was helping you at every step. At every step. कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे खिलाफ कोई अगेंस्ट कोई फोर्सेज है। राइट। सब कुछ मेरे साथ था। बिल्कुल। पूरी कायनात। यस यस। तो हमने वहाँ चले गए, हमने ज्वाइन किया नौकरी, दोनों ने अच्छे से नौकरी की शुरुआत करी यार, अपनी मैरिड लाइफ की भी शुरुआत की। वो फिर उसके बाद मेरे को ये हरियाणा में मैंने बिजली डिपार्टमेंट में जब मैं बीटेक फाइनल ईयर में था तब वैकेंसी निकली थी, मैंने अप्लाई कर रखा था। अच्छा। लेकिन ये सब भूल भाल गया मैं करके अप्लाई, वो 2 साल निकल गए ऐसे ही। इन्होंने कोई चिट्ठी पत्री, बाद में वो पोस्ट री एडवर्टाइज हुई। अच्छा। तो री एडवर्टाइज हुई, उसमें लिख दिया जिन्होंने अप्लाई कर रखा उनको जरूरत ही नहीं अप्लाई करने का, मैंने कर रखा था पहले। ठीक। 93 में। राइट। 93 में फिर मेरे को एक ऑफर आ गया कि भी यू हैव बीन गॉट सिलेक्टेड इन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। या उस टाइम HSC था। या इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, उन दिनों में SDO की पोस्ट दिया करते। SDO की पोस्ट थी, अभी भी SDO है। हाँ। तो मेरे को सिलेक्शन हो गई, मैंने रायबरेली इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री से रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत रोका। हाँ, बट मैं वैसे भी रोहिला साहब अपने बर्थ प्लेस पे हरियाणा में आने के लिए इच्छुक रहता है आदमी। हाँ, मेरे को यही था कि यार अपने स्टेट में कोई जानेगा तो सही कि कौन है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, देखना है कि रोहिला में क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरी सोच कुछ उस टाइप की है, थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से हो, तो मैं उन चीजों में थोड़ा ज्यादा आई कैन अंडरस्टैंड। यस। तो वहां से फिर हमने अपना ये रिजाइन कर दिया मैंने। वाइफ को मैंने कहा यू वेट टिल सच टाइम कोई और दूसरा ऑफर आए। मैंने रिजाइन करके इधर ज्वाइन कर लिया HSC की 1993 में। यस। तो मेरी हिसार पोस्टिंग हुई, कैरियर कम्युनिकेशन एक हमारी विंग होती थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया। और आफ्टर फ्यू मंथ्स वाइफ कहने लगी कि भाई मैं अकेले यहाँ नहीं कैरी ऑन कर सकती। राइट। तो आई डिसाइडेड कि भी तुम भी वहाँ से रिजाइन कर। राइट। यहाँ देख लेंगे। राइट। उनसे छुड़वा दिया। इन द मीन टाइम बेटा पैदा हुआ हमारा, रायबरेली में ही बर्थ हुआ उसका। ओके। जिसको आप गिटार। यस, मैं आई रिमेम्बर हिम ऑलवेज। आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड कि भाई इनका एक बेटा। उसको हमने कहा चलो हिसार पोस्टिंग थी, हिसार ही बुला लिया मैडम को। ओके। तो वहाँ से मैडम ने 1-2 जॉब लोकल में ज्वाइन की, और कुछ टाइम बाद इनको टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, वहाँ से एक ऑफर आया। इन्होंने इंटरव्यू दिया एंड शी गॉट सिलेक्टेड एज लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक। ओके। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इन द मीन टाइम मैं अम्बाला चला गया। अम्बाला तो मेरी वाइफ की पोस्टिंग भी अम्बाला ही होगी जो फर्स्ट पोस्टिंग में हुई थी। हम दोनों ने वहाँ से स्टार्ट किया अपना फिर करियर। अम्बाला में वाइफ अपने पॉलिटेक्निक में थी, उसमें वुमेन पॉलिटेक्निक में, और मैं HSC में। मैंने अम्बाला में काम किया 5 साल लगातार अम्बाला नौकरी की। वहाँ पे मैंने 2 पोस्टों पे काम किया। एक ऑपरेशन का जिसमें हमारे एक फील्ड का काम होता है, कैरियर कम्युनिकेशन जिसमें हमारे डिपार्टमेंट का इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क एट द पोस्ट ऑफ SDO। ओके। तो SDO के वहाँ से फिर हमारे ये DHBVN, UHBVN, HBPN ये सब बन गए 1999 में। हमारे से ऑप्शन मांगी तो मैंने ऑप्शन दे दी DHBVN की। ओके। मेरी वाइफ की पोस्टिंग फरीदाबाद एक नया पॉलिटेक्निक खुला था, वहाँ चेंज हो गई। ठीक है। तो उसके बेस पे मेरे को DHBVN मिल गया। ओके। और फरीदाबाद मेरे को पोस्टिंग। ओके। अगेन गॉड वाज ग्रेसफुल विद यू। तो दोनों को साथ ही मौका मिल गया आने का। राइट। तो वहाँ पे फिर फरीदाबाद मैंने बल्लभगढ़ में काम किया 1.5 साल। राइट। और वाइफ फरीदाबाद पॉलिटेक्निक में थी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। वहाँ से फिर हमारा अच्छा पीरियड रहा बल्लभगढ़ में। बहुत सारे रिलेशंस जो उस टाइम के बने आज भी मेरे लाइव है। वो बहुत इज्जत मिलती है उन लोगों से, आते जाते रहते हैं मेरे पास, सब लोग अभी भी टच में रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैं ट्रांसफर हो गई भिवानी। ओके। वाइफ वहीं थी। भिवानी रहा मैं 3 साल। वहाँ बड़ा एंजॉय किया नौकरी को, लोगों के इतने काम किए लोग आज भी याद करते हैं। इट्स ए गुड स्टेशन। दो पीपल से दैट लोगों को उम्मीद थी कोई काम करने वाला है। वहाँ लोग टाइम पास करने वाले जाते थे, काम करने वाले नहीं जाते। हमारा टेस्ट काम करने का है, कहीं भी लगाओ। स्पाइट ऑफ भिवानी बीइंग ए पॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया, बहुत ज्यादा
लेकिन काम करने वाले के लिए तो देखो वो लोग काम सबको चाहिए होता है। यस यस, पॉलिटिक्स बाद में, काम पहले। तो हमने उसका लोगों की एक्सपेक्टेशंस से कहीं आगे ही बढ़ के काम किया। yes, yes. और वहाँ भी हमने एक अच्छी गुडविल कमाई। और लोगों की आज भी वो लोग टच में ही है मेरे। मैं जिस स्टेशन पर भी रहा हूँ वहाँ रिलेशन जरूर बना के आया। और मतलब अच्छे रिलेशन, एग्जैक्टली, हेल्दी, बिल्कुल। पोस्ट के साथ अटैच नहीं है, पर्सनल लेवल पे टच हो जाता है। वो किया। वहाँ से फिर भिवानी से मैं आ गया हथीन एज SDO। हथीन में रहा। देवा साहब थे हमारे अच्छे, आज भी रिलेशन हमारे अच्छे, उनके साथ बहुत बढ़िया फैमिली रिलेशन है। वो मेरे बॉस थे। और वहाँ हथीन 1.5 साल काम करने के बाद मेरे को फरीदाबाद पोस्टिंग हो गई एज SDO। फरीदाबाद में भी मैं कंस्ट्रक्शन में रहा। फिर मेरी पोस्टिंग होगी मथुरा रोड, पल्ला, वन ऑफ द टॉप पोस्ट ऑफ हरियाणा एज SDO। अच्छा। उधर फिर मैं रहा 1-1.25 साल। और वहाँ से फिर 1-8 महीने के लिए मैंने बदरौला वगैरह लगाया। और फिर देन आई गॉट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ एक्शन। और प्रमोशन के बाद में 2-3 महीने तो हिसाब लगाए। लेकिन बाद में मेरी पोस्टिंग हो गई बल्लभगढ़ एज एक्शन। तो बल्लभगढ़ लगातार 3 साल में एक्शन रहा। मेरा बहुत अच्छा पीरियड रहा, बहुत काम किया, बहुत बड़ी पोस्ट थी वो हरियाणा। और कई ऑफिसर्स के साथ काम किया, सभी के साथ अच्छा एंजॉय किया काम को। तो वो मेरे 3 साल बहुत अच्छे निकले। उसके बाद फिर मेरे को हिसार पोस्टिंग हेड ऑफिस में की थी। हेड ऑफिस की पोस्टिंग ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट वहाँ एक अच्छा कुछ सीखने को मिला। हेड ऑफिस में भी सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। फील्ड में नहीं सीख पाते उतनी चीज़। यहाँ तो और चीज़ों में बिजी रहता है आदमी। तो हेड ऑफिस से फिर मेरे को हेड ऑफिस से फिर मेरे को गुड़गांव आ गया मैं कंस्ट्रक्शन में एज एक्शन। कंस्ट्रक्शन में 33 kV के हमारा सिस्टम होता है, वो सारा कंस्ट्रक्शन देखती है। न्यू वर्क्स, वो सब मैंने हैंडल किए। फिर उसके बाद कुछ समय, थोड़ा सा समय ट्रेनिंग सेंटर किया हमारे यहाँ गुड़गांव। उस ट्रेनिंग सेंटर में मैंने कुछ दिन काम किया। और एक एनर्जी ऑडिट विंग है जिसमें सारा डिपार्टमेंट की चेकिंग चूकिंग ये वो था। वो थोड़ा समय साल के 6-8 महीने वो मैंने एनर्जी ऑडिट में किया काम। वो भी अलग एक्सपीरियंस था। फिर उसके पश्चात मेरे को पोस्टिंग दे दी ग्रेटर फरीदाबाद एक्शन की। नया डिवीजन बना था। मेरे को चैलेंज था कि भी ये नया ऑफिस स्टार्ट करना है, पूरा एरिया नया, सब कुछ दफ्तर भी बनाना है, सब कुछ करना है। क्योंकि मैं वहाँ पे लोकल था फरीदाबाद, तो मेरे सारे रिसोर्सेज थे मेरे पास, पर्सनल भी, फाइनेंशियल भी। तो उनको मैंने यूटिलाइज करके और मैंने दफ्तर को इन नो टाइम ऑफिस स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक। विद 0 स्टाफ। है, मैंने कोई बात नहीं, 1 आध आदमी तो मिल गया था तो मैं चला दिया। ठीक है। तो मुकेश गुप्ता जी थे, अच्छे मेरे बॉस भी रहे हैं और मेरे अच्छे फ्रेंड भी रहे हैं। बेचारे एक्सपायर हो गए। मुझे बहुत दुख होता उनको याद करके। तो वहाँ से ग्रेटर फरीदाबाद मेरा 2 साल का पीरियड था, बहुत बढ़िया पीरियड रहा। अच्छे से दोबारा से अपने होम टाउन में, जैसे फरीदाबाद होम टाउन ही मानता हूँ मैं, तो दोबारा से वहाँ मौका मिला काम करने का। उसको मैंने फिर अच्छे से कैश किया। कैश इन द सेंस की भी लोगों से रिलेशन बनाए, उनको काम किए, गुडविल कमाई। एनकैशमेंट ऑफ एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न। तो वो सब होने के बाद लकीली फिर मेरे को ग्रेटर फरीदाबाद से 2016 में प्रमोशन हो गई एज सुपरिटेंडेंट। और वहाँ से प्रमोशन के बाद मेरे को कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स लगा दिया हिसार, जिसमें सारे सचदेवा साहब भी रहे हैं, सारे स्टोर्स उनके अंडर होते हैं। वो मैंने फिर वहाँ रहा मैं 4 महीने। फिर मेरे को जींद लगा दिया इससे। जींद बहुत टफ स्टेशन, लेकिन वहाँ का अलग एक्सपीरियंस। टफ स्टेशन पे कुछ ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बहुत मज़ा आता है टफ स्टेशन। When you face challenges, चैलेंजेस को आप फेस करने का मुझे तो अलग ही मजा है। मुझे ये जो ऑटो मोड पे चलने वाले दफ्तर में मजा नहीं आता।
राइट। मैं यहाँ कई बार देखता हूँ कि काम नहीं, काम होना चाहिए। क्रिएटिविटी माइंड में चलती रहती है, उसको कहाँ आप एडजस्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खाली बैठने वाले वो तो बात अलग है, जो टेस्ट ही नहीं है वो। तो जीन मेरे को 1 साल 1.25 साल का मौका मिला और मैंने वहाँ रिजल्ट दिए। वो पीरियड भी अच्छा था। वहाँ से फिर मेरे को मेरे परफॉर्मेंस देख के डिपार्टमेंट ने, CMD साहब थे हमारे, कपूर साहब, उन्होंने कहा कि आप पलवल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हम आपको पलवल लगा देते हैं। उन्होंने मुझे पलवल लगा दिया। पलवल 4-5 महीने में रहा। उसके बाद थोड़ा लोकल की वजह से कई तरह की पॉलिटिक्स वहाँ हो जाती हैं, तो फिर वहाँ से मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया डिपार्टमेंट ने हिसार। फिर से एनर्जी ऑडिट एक विंग है, उसका जिम्मेवारी दी। उसमें पूरे डिपार्टमेंट में चेकिंग का सारा सिस्टम, जो पहले मैं एक्शन दे रहा था, उस पर मैंने बहुत प्रोग्रेस दी जो आज तक कभी दी नहीं किसी ने। मेरे ख्याल से उस पर मैं 50 करोड़ रुपए के डिपार्टमेंट के लिए असेसमेंट निकाल के लाया, जो कि इधर उधर दबी पड़ी थी। जो आने वाला पैसा नहीं था वो मैंने निकाला। और एक उस पोस्ट को लाइव किया, जो मरी हुई पोस्ट कहते थे जिसको कि ये तो पूरे लाइन है, उस पोस्ट को जिंदा किया। और दिखाया कि भी ये भी कोई पोस्ट है। लोगों को लगने लगा यार ये तो बहुत एग्जैक्टली अलग ही पोस्ट है, ये तो क्या बना दिया। तो एनर्जी को तो इनका तो कोई काम ही नहीं था, खाली बैठे होते थे। हमने कहा काम करने वाला होना चाहिए, काम तो कहीं भी हो जाता है, काम क्रिएट करना पड़ता है। कई जगह तो काम आपके पास आ रहा है, कई जगह आपने क्रिएट करना है काम। वो दैट वाज द पोस्ट वेयर वी हैव टू क्रिएट द। आई थिंक मिस्टर कपूर प्लेड ए वेरी वाइटल रोल इन योर डिपार्टमेंट। हाँ, कपूर साहब हैड बीन ए वेरी सक्सेसफुल CMD फॉर आवर डिपार्टमेंट। हाँ, उन्होंने एक टर्न अराउंड किया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में एक नई ऊर्जा पैदा की और रिजल्ट इतने, मतलब जो वर्स्ट टू बेस्ट जो किया, वो सारा चेंज ओवर होने के टाइम में एक टर्न अराउंड पीरियड था। और टर्न अराउंड करके उसको फिर आगे एक लेवल तक लेके जाना। मैं तो रोहिला साहब आप जैसे मित्रों के माध्यम से ही सुनता रहा हूँ कि उन्होंने अपने ड्यूरेशन में बहुत ही ड्रेस्टिक स्टेप्स उठाए इन द वेलफेयर ऑफ द डिपार्टमेंट। बिल्कुल, नहीं वो अलग ही प्रकार के ऑफिसर हैं। उनकी सोच बड़ी अच्छी है और हमेशा I think Haryana government has rewarded them accordingly. Now he is DGP in Haryana. बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। और उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को बहुत कुछ दे के गए हैं, बहुत सिखा के गए हैं। Exactly. जो चीजें हम लोगों को इतनी लंबी नौकरी में भी नहीं पता थी, वो उन्होंने हमें बताई कि ऐसे ये चीज ऐसे होनी चाहिए, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस, कैसे उनको फॉलो करना है, ये टॉट एवरीथिंग। तो सर हम आपके बारे में बात कर रहे थे, आगे आप बताइए। तो ये मेरा सफर फिर जींद, पलवल एंड देन हिसार। उसके बाद फिर मेरे को मौका मिला नारनौल का। फिर मेरे को नारनौल पोस्टिंग हुई, मैं 1.25 साल नारनौल रहा है। जैसे नारनौल बढ़िया इलाका है, बढ़िया अलग प्रकार का एक एक्सपीरियंस था। वो भी अच्छा लगा वहाँ काम करके। और वहाँ के कुछ अलग चैलेंजेस थे, कुछ अलग वहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ वर्किंग कल्चर अलग थी, तो उसको भी हमने अकॉर्डिंगली सब किया। और उससे नेक्स्ट फिर मेरे को अगेन आई वाज पोस्टेड एट हिसार। वहाँ फिर मैं सेम पोस्ट एनर्जी ऑडिट उस पर ही गया। वहाँ फिर हमने उस काम को फिर किया, तो वहाँ ज़्यादा लंबा समय नहीं रहा मेरा। फिर मेरे को फतेहाबाद लगा दिया। फतेहाबाद में मेरा 1.5 साल रहा, मैं 1.25 साल। तो फतेहाबाद बहुत बढ़िया इलाका है और लॉसेस भी नहीं है वहाँ ज़्यादा, वर्क कल्चर अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कंज्यूमर्स अच्छे हैं और एक रिगार्ड बहुत है वहाँ पे ऑफिसर्स का। वो चीज़ एक्सपीरियंस की वहाँ। और वहाँ मैं वहाँ पे जो RIB होती है हमारी, एक रिमिटेंस इनटू बैंक, हमारी एक प्रोग्रेस होती है हर महीने भाई कितना पैसा कलेक्ट किया बैंक में जमा किया। मैंने टॉप किया उसमें पूरे डिपार्टमेंट में।
Right. उसके लिए अप्रिसिएशन लेटर मुझे दिया एमडी साहब ने, बलकार सिंह जी से। तो वो भी मेरा अच्छा एक पीरियड रहा वहाँ का। फतेहाबाद के बाद फिर मेरे को पोस्टिंग दे दी रेवाड़ी। तो रेवाड़ी भी इतना ही पीरियड था, सवा साल का ही जी। रेवाड़ी बहुत अच्छा बड़ा सर्कल है, वहाँ भी पैसा हमारा 125 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट वहाँ से कलेक्ट करता है। वो रेवाड़ी मैंने बहुत कुछ चेंजेज लेके आया सिस्टम में, और उस चीज़ को आज भी अप्रिशिएट करते हैं। तो रोहिला साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। एक तो जो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, चाहे इंडस्ट्री है चाहे इंडिविजुअल है, इसके अलावा कुछ और भी आपके एफर्ट से आप डिटेक्शन करते हैं? नहीं, डिटेक्शन तो देखो, एक तो कंज्यूम कर रहे हैं, वो तो ऑनेस्टली जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ डिसऑनेस्टली लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। हाँ। उसको हम थेफ्ट कहते हैं, थेफ्ट ऑफ एनर्जी। राइट। तो उसके लिए हमारे रेगुलर एक फीचर है, हमने इसकी प्रोग्रेस डेली मॉनिटर करते हैं, भी कितने चेक किए, कितने केस बनाए, कितना पैसा उससे हमने रिकवर किया, वो सब हमारा एक रूटीन में डेली का काम है। हम ऐसे जो हमारे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो कंज्यूमर्स हैं या नॉन कंज्यूमर्स हैं, हम उन पे ध्यान रखना, उनको मॉनिटर करना, वो लगातार हमारा जारी रहता है। राइट। ताकि हमारे लॉसेज ना बढ़े और लोगों पे एक बर्डन, दूसरे ईमानदार लोगों को उसका बर्डन ना आए। सर, कोई आपके विभाग की तरफ से कंज्यूमर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हो? अवेयरनेस प्रोग्राम तो हमारे चलते रहते हैं। कभी कोई स्कीम आई तो उसके लिए अवेयर करते हैं कि ये स्कीम डिपार्टमेंट लेके आया, तो आप इसमें आइए। हाँ। और आपको इसके ये फायदे होंगे। हाँ। चाहे कोई सरचार्ज वेवर स्कीम है, चाहे वॉलंटियर डिस्क्लोजर ऑफ लोड स्कीम है। राइट। और इसके अलावा अवेयरनेस लोगों को उनके राइट्स भी बताते हैं कि आपके राइट टू सर्विस एक्ट है, वो भी बताते हैं, भाई हम लिखे बोर्ड लगा रखे हैं सब। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। तो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी लाना हमारा और सरकार ध्येय है कि भी ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को पता हो कि क्या चल रहा है। ये नहीं है कि छुपा के कोई चीज। सर, इस पोस्ट पे जिस पे अब आप हैं, यहाँ रहते हुए आपके द्वारा वर्किंग में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गई है? देखो, ये पोस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है हमारे डिपार्टमेंट की। राइट। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इश्यूज थे जो बिल्डर्स के थे। बिल्डर्स से संबंधित, बिकॉज गुड़गांव इज, क्योंकि यहाँ बिल्डर्स के ही ज्यादा केसेज आते हैं। हाँ। और वो हमारे लेवल तक ही पहुँचते हैं, नीचे लेवल पे तो उनके नहीं हो सकते। मेरे लेवल पे बहुत ज्यादा मेरे लेवल नहीं चीफ। राइट। जो बिल्डर्स परेशान हो रहे थे जब मैं ज्वाइन किया था यहाँ, किसी को ग्रुपिंग, एक हम स्विचिंग स्टेशन बनाते हैं, ग्रुप एक बिल्डर को जमीन देनी होती है, जमीन में वो स्विचिंग स्टेशन बनाएंगे, उसमें से 4-5 बिल्डर शेयर करेंगे और फिर उसको बिजली मिलेगी। 33 kV लेवल हमारा ये 58 से 115 सेक्टर जो है वो 33 kV लेवल पर सप्लाई देने का हमारा रेगुलेशन है। राइट। तो 33 kV के लेवल लाने के लिए बहुत सारा उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है कि स्विचिंग स्टेशन बनेंगे, उनको शेयर कैसे करना है। मैंने आने के बाद से जो लोग इधर उधर भाग रहे थे, नहीं शेयरिंग हो रही थी, ना उनसे बीजी बैंक गारंटी कैसे लेनी है, क्या करना है, ये सब चीजों में उलझे पड़े थे। ठीक। मैंने सबको स्ट्रीमलाइन किया। आज एक भी बिल्डर ऐसा नहीं है कि जिसका कोई चीज ऐसी पेंडिंग रह गई हो कि मेरा ये मसला उलझा हुआ है। राइट। तो तकरीबन मैंने अपने पीरियड में 125 बिल्डर के मसले मैंने सुने। उनको स्ट्रीमलाइन किया, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनकी सारी समस्याएं खत्म की। अब कोई चीज अगर पेंडिंग है तो उनके एंड पे हो सकती है, पेंडिंग मेरे एंड पे नहीं। राइट। ये मैं दावे के साथ। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ एक चेंज लेके आया। उनको So sir, you were talking with somebody that you are likely to get another promotion. May I know what is that? मेरी प्रमोशन ड्यू है डिपार्टमेंट एज चीफ इंजीनियर, वो कभी भी हो सकती है। ओके। तो
द ग्रेस ऑफ गॉड जब भी कुछ डेफिनेटली I can get the things from the past history that God has been very great with you. परमात्मा ने मेरा शुरू से साथ दिया है, हमेशा ही साथ दिया है, मेरे माँ बाप का साथ रहा है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। सर सोच ठीक हो, नियत ठीक हो, तो मैं समझता हूँ परमात्मा भी वो साथ देता है हमेशा। सोच आपने ठीक होनी चाहिए, वो जरूरी है। तो सर बिफोर वी वाइंड अप योर इंटरव्यू, आई वुड लाइक दैट at the end, how would you like to give a message to our listeners, to your consumer, that how they can come to you if they are finding any problem? देखो, कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ा क्लियर सा मैसेज मेरा ये है जी। एक तो हम बिजली जो यूज कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली यूज करें। Yes. ये बहुत प्रीशियस चीज है, आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू। किस तरह से बिजली बनती है, यहाँ तक आती है, हमारे घर में आती है, कैसे आती है, तो उसकी वैल्यू समझें। वो फ्री में कहीं से नहीं आती। राइट। एवरीवन हैज टू पे, गवर्नमेंट, आइदर गवर्नमेंट और यू। अगर आपने चोरी कर ली तो गवर्नमेंट ने झेली, गवर्नमेंट ने झेली तो किसी न किसी पर तो उसका बर्डन आएगा। बिल्कुल ठीक। तो ऑनेस्टली हम बिजली को इस्तेमाल करें और एफिशिएंटली। राइट। उसका मिसयूज भी ना हो। आप बिल बेशक पे कर रहे हो, बट ये नहीं है कि एसी चल रहा है बिल तो नहीं देना है। यस। तो उसको एफिशिएंटली भी यूज करना है। ठीक है। और सेकंड ये है कि कंज्यूमर्स के लिए हमने बहुत सारे नंबर्स भी 1912 जैसे दे रखा है, उसमें उस पर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कराएं। आप उस व्हाट्सएप पे भी सुविधा है उसकी, वैसे भी है। ओके। तो किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट है तो आप बजाय इधर उधर फोन नंबर से पर ट्राई करने के, आप सेंट्रलाइज नंबर्स पे कंप्लेंट अपनी डालें। तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, आपसे पूछेंगे आपकी हुई नहीं हुई। ठीक है। और होने के बाद आपकी संतुष्टि भी पूछेंगे। yes. और रेटिंग भी होगी, आप हाउ डू यू रेट योर रेस्पॉन्स ऑफ DHB। ओके। तो ये सब चीजों का जो फैसिलिटी डिपार्टमेंट दे रहा है, जो टेक्नोलॉजी आज आई हुई है, उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और सिस्टम में उसी तरह मूव करें, ना कि इधर उधर भटकें। नहीं, और ठीक है। फिर भी किसी को कोई कंप्लेंट है तो हमारे डाउन द लाइन ऑफिसर्स हैं, वो भी आपके नहीं सुनते हैं, तो आई एम देयर टू लिसन टू यू। ओके। डेफिनेटली हैव सम सॉल्यूशन। नहीं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है अगर उनको ये हक मिल जाता है कि वो आप जैसे उच्च अधिकारी के पास भी अपनी बात नहीं बिल्कुल। मैंने अपने डाउन द लाइन ऑफिसर्स को डायरेक्शंस क्लियर दे रखी हैं कि अगर कोई कंज्यूमर आपके दफ्तर के एरिया से मेरे पास आता है तो वो आपका फेल्योर है। तो आप फेल होना चाहते हो या पास होना चाहते हो? Exactly. मेरे पास आया तो इसका मतलब आपके पास से उसको संतुष्टि नहीं हुई है। आप उसको संतुष्ट करिए, उसका काम करिए। Exactly. हाँ, मेरे पास वही आए जिसको वास्तव में मेरे बगैर उसका काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये सभी को, क्योंकि वी ऑल आर बीइंग पेड फॉर इट। राइट। हमें ये लोगों की सेवा करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। जिसकी तनख्वाह मिल रही है आपको, सेवा करने की तनख्वाह दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इससे बढ़िया और क्या मौका होगा? तनख्वाह भी मिल रही है और आपको धर्म कर्म भी कर रहे हो। बिल्कुल। तो इसका फायदा उठाएं सभी। तो साथियों, ये थे सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर मिस्टर रोहिला, जिनसे हमने बहुत विस्तार में इनके कैरियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इनकी सोच के बारे में, इनकी परसेप्शन के बारे में पूरी बातचीत की। मैं समझता हूँ हमारा आज का यहाँ आना सार्थक साबित हुआ, क्योंकि हम इस ढंग से उस इंटरव्यू को नापते हैं कि आम साधारण लोगों को इससे कितना फायदा होने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि आप द्वारा दिया गया इंटरव्यू बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ रोहिला साहब, आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गंभीर साहब, आपने आज मेरे को इस लायक समझा कि आप लिसनर्स को मेरी संदेश देना चाहते हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू।